राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में 700 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण कार्य इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। मराठा समुदाय को नौकरियों व शिक्षा में 10% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कृष्ण जिले के पमारू में जगन अन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए 709 करोड़ रुपए वितरित किए, जिससे 9.4 लाख छात्रों को लाभ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में विफल रही। दिल्ली की एक अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। रक्षा मंत्रालय ने 39,125 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार सुबह बारिश हुई और राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां जज ने न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। इन विकास परियोजनाओं में सड़क, रेलवे और नमामि गंगे सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फोटो गैलरी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस औरंगाबाद ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण जैसे महान विभूतियों को जन्म दिया है, उस धरती पर आज बिहार के विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और इन परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वतंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहाँ करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहाँ आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही
कोलकाता भी पहुंच जाएंगे और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण, नमामि गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफ़ी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेज़ी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण शुरू हो जाए पूरा हो जाए और बिहार में संपन्नता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय संगठन त्रिपा मोथा और अन्य हितधारकों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस समझौते के माध्यम से हमने इतिहास का सम्मान करते हुए, संशोधन करते हुए और आज की वास्तविकताओं को स्वीकार करते हुए भविष्य की ओर देखा है। उन्होंने कहा कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन गलतियों से सीखकर और आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, माणिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा।
जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था। आज सभी लोग एक साथ निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा हो इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण एवं 79,000 उचित दुकानों पर ई-वेइंग स्केल लिंक्ड ई-पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के विजन को खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नई योजना का शुभारंभ कर रहा है। इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सतत प्रयास से हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में हम सफल हुए हैं। मॉडल फेयर प्राइस शॉप यानी जिन्हें आप अन्नपूर्णा भवन कह सकते हैं, इनके लोकार्पण ई-वेइंग स्केल से लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में मंचों पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी, वास्तव में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई-पॉस मशीन से और अब ई-वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म,
तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटी की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। और ये न केवल 14 के बाद देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं, याद करिए आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी। कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा भाई फलाने व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए, और उसको उस योजना का लाभ के साथ जोड़ देना। दूसरा है राजस्व से जुड़े हुए किसी भी, आपको अपने जमीन का कागज देखना हो, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेके चले गए हैं, बहुत शीघ्र उसको भी हम लागू करने वाले हैं। एक ही जगह बैठ करके आप अपने जमीन के कागज वहीं से नकल निकाल सकते हैं, और फिर इस प्रक्रिया को फिर हम बाद में वरासत के साथ भी ऑटो मोड पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरासत है, नामांतरण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग और आगे कदम उठाने जा रहे हैं। वह कदम होगा पैमाइश की समस्या का समाधान समाप्त। अब तकनीक का, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता है ना, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तय हो जाएंगे किसकी कौन सी लैंड है। कोई जमीन का घपला कर ही नहीं पाएगा। सही जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनकी मंशा थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, उस राशन की सुविधा का लाभ उनको प्रदान करने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम तामामुंडा में स्थित गिरि गोवर्धन धाम की सार्वजनिक साज संस्कृत मंडप सहित अखिल भारतीय महाकुल समाज लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2.5 महीने के अल्पकाल में छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने का कार्य किया है। हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जो युद्ध स्तर में बनना प्रारंभ हो गए हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने बताया कि 12 मार्च को किसानों को धान की अंतर राशि यानी बोनस लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। आज आप सब लोगों ने हमारा आत्मीय स्वागत किया है, इसके लिए हम आप सभी लोगों का और विशेषकर यादव समाज का बहुत बहुत आभारी हैं। हम भी आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
और ये जो बहुत सुंदर जगह है पहाड़ी के ऊपर में ये सांस्कृतिक मंडप बना है और ये सांसद निधि से निर्मित हुआ है। श्रीमती गोमती साई जी पहले रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद थी तो 20 लाख रुपया इस मंडप के लिए दी थी और बहुत सुंदर ये मंडप बना है। तो इस अवसर में मैं पूर्व सांसद और वर्तमान पत्थलगांव की विधायक श्रीमती गोमती साई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मैं यादव समाज का आभारी रहूंगा जो पूरे क्षेत्र में सत्य सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए तरह तरह का आयोजन, कहीं 10 पहरी का, कहीं 24 पहरी का, कहीं 72 पहरी का, इस तरह से आयोजन अखंड कीर्तन वगैरह करते रहते हैं। तो इस तरह से सनातन धर्म को जागृत करने के लिए जो उनका प्रयास है उसके लिए मैं उनको और सभी को जो लोग उनके साथ सहभागी होते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों के आशीर्वाद से आपके क्षेत्र का विधायक आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ में अभी ये सरकार चलते हुए मुश्किल से 2.5 महीना हो रहा है और 2.5 महीने में ही हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं और बहुत जल्दी लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग राज्यांश की व्यवस्था कर लिए हैं। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया दे चुके हैं। पीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान इस साल खरीदे हैं और 147 लाख मीट्रिक टन धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्पर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है और 3100 रुपया देने की बात हुई है। एमएसपी सबको मिल गया होगा लेकिन जो 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की राशि है बहुत जल्दी और संभवतः 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं 147 लाख मीट्रिक टन धान उनके खाते में हमारे देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी छत्तीसगढ़ आएंगे और पूरे जिला में हर जगह कार्यक्रम रख के उस दिन 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है ये करीब 13,000 करोड़ रुपया है। 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरण कर देंगे। और अभी तेंदुपत्ता का भी सीजन आ रहा है। हम लोग कैबिनेट में पास कर चुके हैं। इस बार 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी होगी और 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता का कीमत दिया जाएगा। और जो पुरानी व्यवस्था थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय चरण पादुका योजना, बच्चों को स्कॉलरशिप की योजना, बीमा की योजना, ये सारा व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था थी वो फिर से चालू होने वाली है। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से की है वो सब हम लोग पूरा करने वाले हैं। और ये जो मंडप बना है वास्तव में बहुत सुंदर जगह है और इसको और भी आगे सजाया जा सकता है। और एक ये मुख्य मार्ग से ये मंडप तक आने जाने के लिए बरसात में भी कोई तरह की तकलीफ मत हो, इसके लिए मैं 25 लाख रुपए की घोषणा करता हूं सीसी रोड के लिए। अभी 220 बेड का अस्पताल कुनकुरी में 220 बेड का और हर बीमारी के स्पेशलिस्ट रहेंगे। अभी ये बजट में प्रावधान कर दिए हैं जिसका निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके बाद 4 बड़ा अस्पताल, आपका गंजियाडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपका आंकरा पेटामारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपका केराडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे अनूप सिंह बड़ाइक जी का जो गांव है, और करडेगा में जो दुलदुला के ऊपर में जो है, ये 4 जगह इस बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किए हैं। सांस्कृतिक मंडप खेल निर्माण खेल मैदान फरसाबहार में सांस्कृतिक मंडप का मांग है। मैं इसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और सीसी रोड निर्माण शिव मंदिर कांसा टोली तक मुख्य मार्ग से, इसके लिए 12 लाख रुपया की मैं घोषणा करता हूं। और मैं आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए पूरे क्षेत्रवासियों को, यादव समाज और प्रशासन के लोगों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में आप मंत्री आतिशी लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम गंभीर समेत दिल्ली के किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया है।
भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहते हैं और अब आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने इलाके की जनता में ना तो नजर आता है ना कोई काम करता है। पिछले 5 साल से गौतम गंभीर जी ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। गौतम गंभीर जी तो क्या, दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो अपने इलाकों से नदारत रहे। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां पे लोकल व्यक्ति को, स्थानीय निवासी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक कौन है, उनका ऑफिस कहां है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है। यहां तक कि स्थानीय लोग वहां के विधायक को अपना फोन उठा के कॉल भी कर लेंगे अगर उन्हें पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। लेकिन अगर भाजपा का पार्षद है और भाजपा के सांसद हैं तो पब्लिक आपको एक सुर में बताएगी कि जी हमने तो 5 साल तक उनको देखा भी नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देती हूं कि वो हमें बताएं कि पिछले 5 साल में उनके किसी भी सांसद ने कोई एक भी काम करके दिखाया हो। तो ये चैलेंज है मेरा भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अलावा, एमसीडी के अलावा केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारी है। पुलिस केंद्र सरकार के पास है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, लैंड केंद्र सरकार के पास है। तो बताएं कि दिल्ली के 7 सांसदों ने केंद्र सरकार के ही जो काम है उसके लिए क्या किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली में पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या किया। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 5 साल से जब दिल्ली के लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये 7 सांसद कहां थे। जब पिछले 5 साल से एक के बाद एक कोई एलजी आके दिल्ली की सरकार के काम रोक रहा है, दिल्ली वालों को सुविधाएं मिलने से रोक रहा है, तो ये 7 सांसद कहां थे। जब देश के संसद में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लिए गए, जब देश के संसद में दिल्ली वालों के वोट का हक छीन लिया गया, तो ये 7 सांसद कहां थे। जब पिछले साल भर में एक एक करके दिल्ली वालों को परेशान किया जा रहा था, जब अस्पताल की दवाइयां रोकी जा रही थी, जब मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जब अस्पताल के ओपीडी काउंटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर हटाए जा रहे थे, जब जल बोर्ड को पैसे नहीं मिल रहे थे, जब पेंशन रोकी जा रही थी, तब ये सांसद कहां थे। अगर आज तक कोई एक आदमी है जो दिल्ली वालों की हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है, चाहे सड़कों पर हो, चाहे एमसीडी के हाउस में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे न्यायालय में जाके हो, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल लड़ता है और कोई नहीं लड़ता। तो आज मेरा सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली से 7 सांसद इंडिया अलायंस के जिता के भेजें, जो दिल्ली वालों की आवाज संसद में उठा सकें, जो दिल्ली वालों के लिए एक सुरक्षा कवच बन के खड़े हो सके, जो दिल्ली वालों के अधिकार की लड़ाई, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई संसद में उठा सके। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वोपरि हम